Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class, we have discussed about some mineral based industries. In that we have discussed about iron and steel industry, then after aluminum smelting industry, then after chemical industries, and in the last we have discussed about the fertilizer industry. Now some topics which are remained in this part are the first one is cement industry. Today we are going to continue with cement industry. As to manufacture cement, it requires bulky and heavy material like limestone, silica, alumina and gypsum. That's why most of the plants which are supposed to be established in the locations where these raw material are easily available. तो हमारा प्रयास इस इंडस्ट्री के लिए क्या होता है, आप जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था इंडस्ट्रीज का तो हमने एक चीज पर फोकस किया था कि हमारे यहाँ ज्यादातर जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, एक तो हमने अंतर देखा था लार्ज स्केल और हैवी इंडस्ट्रीज में क्या है। लार्ज स्केल की बात करें वेयर द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 5 करोड़ और हैवी की बात करें वेयर द रॉ मटेरियल एज वेल एज द फाइनल प्रोडक्ट इज बल्की एंड हैवी। तो यहाँ बात कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल उसकी इट इज हैवीएस्ट वन, तो हमारे पास लोकेशन वहां ज्यादा होगी वेयर द रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल। तो हम प्रयास ये करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री वहां लोकेट की जाए जहां रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए। अब रॉ मटेरियल की जहां तक बात है, वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड। दीज आर लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम। इन इंडिया द फर्स्ट प्लांट फॉर cement was established in Chennai in 1904 and most of the time this question is asked in NTSC as well as in objective type for 1 mark question in our board exams। ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर के अनुसार। अगर हम बात करें तो एनटीएससी के एग्जाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। उसके साथ साथ हमारे बोर्ड एग्जाम में भी जो हमारे यहाँ पहला प्लांट लगाया था 1904 चेन्नई में लगाया गया एंड इट इज द बेसिक मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिज एटसेट्रा। In India, it is fast growing because of some decontrol of the price as well as distribution। सरकार ने 1989 के बाद, हालांकि हमारे लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई थी 1991 में, उदारीकरण जिसको हम बोलते हैं, बट आफ्टर 1989 दिस इंडस्ट्री वाज लेफ्ट विद देयर ओन कॉन्सेप्ट ऑफ डिसाइडिंग देयर प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। कि इस इंडस्ट्री को फ्री कर दिया गया कि आप प्राइस अकॉर्डिंग टू योर कॉस्ट यू कैन डिसाइड एज वेल एज वेयर यू वांट टू सेल इट। तो जहां आप इसके लिए मार्केट जहां भी आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसको डीकंट्रोल कर दिया गया, उसके बाद इसकी ग्रोथ और बढ़ी। अब अगर भारत की बात करें, देयर आर मोर देन 128 लार्ज प्लांट्स एंड 332 मिनी प्लांट्स ऑफ सीमेंट। अब भारत में इसकी ग्रोथ 128 से ज्यादा हमारे पास बड़े प्लांट लगे हुए हैं और 332 छोटे प्लांट हैं। हालांकि स्टिल वी आर गोइंग टू इंप्रूव द क्वालिटी फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री। अब भी हमारे यहाँ इस पर फोकस है कि क्वालिटी को और इंप्रूव किया जाए। उसके साथ साथ वी आर जस्ट ट्राइंग टू इंक्रीज द डिमांड विद इन द कंट्री। दूसरा हमारा टारगेट है कि ये जो डिमांड हम गल्फ कंट्रीज तक जाता है हमारे यहाँ, उसके साथ साथ हमारे यहाँ डिमांड को और बढ़ाया जाए by improving the infrastructure as well as our construction real estate sector। उसको बढ़ा के सीमेंट इंडस्ट्री की जो हमारे पास टोटल देश के अंदर जितनी डिमांड होनी चाहिए उसको और बढ़ाया जाए ताकि इस इंडस्ट्री को और डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट वी हैव ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब जो नेक्स्ट इंडस्ट्री हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ऑटोमोबाइल में वी हैव द पैसेंजर कार्स, जो गाड़ियां हम इस्तेमाल करते हैं। देन आफ्टर मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स in which you can transport the goods as well as it can be used for passengers। जैसे हम पिकअप, एक जो कॉमन हमारे पास गाड़ियां हैं इनमें, तो इनमें जिसमें कि हम साथ के साथ उसको पर्पस अगर हम खुद विजिट करना चाहें या कहीं मूव करना चाहें उसके लिए एज वेल एज ट्रांसपोर्ट द गुड्स उनके लिए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कॉमर्शियल व्हीकल्स जैसे हमारे पास बड़े ट्रक वगैरह हैं जिनके अंदर कि हम एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करते हैं गुड्स का। उसके साथ साथ हमारे पास 2 to 3 व्हीलर्स जैसे ऑटो है या हमारे पास स्कूटर्स हैं, मोटरसाइकिल हैं, इनके लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और लिबरलाइजेशन, आफ्टर द लिबरलाइजेशन इन इंडिया, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, एक्चुअली लिबरलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड बोथ वर देयर। लिबरलाइजेशन उदारीकरण, इट केम इन 1991 implemented by the नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 1991 में हमारे लिबरलाइजेशन किया, उदारीकरण किया। देन आफ्टर रिलैक्सेशन इज गिवन इन द
इंपोर्ट ड्यूटीज, जो हमारे यहाँ आयात से संबंधित जो टैक्स थे उसके ऊपर छूट दे दी गई सरकार के द्वारा। देन आफ्टर देयर इज ए क्वांटम जंप इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन इंडिया। उसके बाद हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली, खासकर पिछले 15 से 20 साल में इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। उसमें हमारे पास अगर प्लांट्स की बात करें, आज वी हैव मोर देन 15 लार्ज प्लांट्स ऑफ कार्स एंड मल्टीपल व्हीकल्स, 9 लार्ज प्लांट्स ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल्स एज वेल एज 14 प्लांट्स फॉर 2 and 3 व्हीलर्स। अब उसके बाद हमारा जो इसके अंदर सेंटर की, महत्वपूर्ण सेंटर की बात करें कि वेयर दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड, दीज आर मोस्टली अराउंड द बिग मार्केट्स, जहां बाजार अच्छा है, मार्केट बड़े हैं, उनके आसपास, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, पुणे, उनके आसपास स्थापित की गई। एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री द लास्ट वन दैट इज आईटी इंडस्ट्री। अगर आईटी इंडस्ट्री की बात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स विच आर बेसिकली रन बाय द इलेक्ट्रिक, उसमें हमारे पास से हम ट्रांजिस्टर, टीवी, देन आफ्टर आवर मोबाइल फोन, सेल फोन्स एटसेट्रा, कंप्यूटर्स, दीज आर डेवलप्ड, ये सारे डेवलप किए गए। और इसमें सबसे बड़ी जो हमारे पास रही, वी आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। हम वर्ल्ड के उन बड़े देशों में से आते हैं जहां की सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट सबसे अच्छा होता है। और बेंगलोर इज नोन एज द कैपिटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल की बात करें तो बेंगलोर उसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। सबसे महत्वपूर्ण इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, द रोल प्लेड इन द प्रोवाइडिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ी भूमिका अगर बात करें इस इंडस्ट्री की तो ये हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में प्रोवाइड कराती है। मोर देन 1 million पीपल वर्क इन दिस इंडस्ट्री, लगभग 10 लाख लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। और उसमें भी एक महत्वपूर्ण अगर फीचर और निकाले, उसमें से मोर देन 30% ऑफ दिस वर्कफोर्स इज वुमेन, इसमें से 30%, 1/3 के आसपास हमारे पास महिलाएं हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आपने इकोनॉमिक्स में एक लेसन पढ़ा था, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जब पढ़ा वैश्वीकरण, उसमें आपने देखा था मोस्ट ऑफ द बीपीओ सेंटर्स ऑफ लार्ज एमएनसीज, जो बड़ी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके बीपीओ सेंटर्स, the call centers to provide information are made in India or are located in India। ज्यादातर बड़ी कंपनी ने अपने बीपीओ सेंटर भारत में बनाए और उनके अंदर जो रोजगार दिया गया, the major employment was given to the women, educated women, ज्यादातर महिलाओं को दिया गया। तो लगभग 1/3 इसके अंदर अगर मैन पावर की बात करें, जो हमारे वर्कफोर्स की बात करें, तो वो महिलाएं हैं। ये हमारे पास था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब तक तो हमने पढ़ा कि हमारे देश की ग्रोथ के लिए नो डाउट the secondary sector, manufacturing sector play a vital role in the development of any country, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। But every aspect has some pros and cons। और हम अगर इसकी बात करें तो हर एक कुछ उसके डीमेरिट्स भी होती है, मेरिट्स भी होती है। जिसकी कुछ डीमेरिट्स की बात करें, इट क्रिएट ए लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन। तो हमारे पास इसकी डीमेरिट की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर बड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बड़ा है, हमारी ग्रोथ बड़ी है, जीडीपी महत्वपूर्ण योगदान दिया इसने। लेकिन एक अगर डीमेरिट की बात करें तो इट क्रिएटेड पॉल्यूशन आल्सो। तो उस पर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज how different type of pollution is created by these industries and what steps can be taken to control that particular pollution or for the subsistence or as well as we are going to sustainable development, कि हम सतत विकास, sustainable development को कैसे, how we can achieve it। In the next class we are going to continue with the topic the industrial pollution and how we can resolve that particular problem. If you have any doubt then you can ask either making a call or by leaving a message to me. Thank you and have a nice day.